तो बेटा सबसे पहले तो टेस्ट का रिजल्ट तो मालूम है, सारे बच्चों के तो नाम नहीं बताता, लेकिन हाँ टॉप 3 के तो बताता ही हूँ। तो इस बार हाईएस्ट मार्क्स जो 40 में से 38 मार्क्स लेकर के आई है तनीषा बिटिया। सेकंड पोजीशन पर है 36.5 मार्क्स के साथ हर्षित भटनागर। थर्ड पोजीशन पर है 35.5 मार्क्स के साथ ऊर्जा। लेकिन इस बार मैं 2 पोजीशन और दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है, पहले से काफी बेटर रिजल्ट दिया है। 32.5 मार्क्स है रितिका खेतवाल और 31.5 मार्क्स है रिया शर्मा। बाकी सब भी थोड़ा बहुत पीछे रह गया बेटा, लेकिन पिछली बार से सभी में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। आप यदि इंप्रूवमेंट मेंटेन करोगे तो फ्यूचर में बढ़िया करोगे। इस बार राइटिंग में सबके साथ थी, कटिंग वटिंग नहीं करी, बोर्ड के हिसाब से जैसे ट्रेनिंग चल रही है तो बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो। अब आगे मेरे बेटा, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इट में भी पॉसिबल कि आप लोगों ने पहले वो मेरे पास कभी पढ़ रखा हो, बहुत पहले। ये जितनी बार कर लोगे उतनी बार कम है। आज की पूरी रिकॉर्डिंग मैं रखूंगा संभाल के। जब भी आप भूलो तो मेरे से रिकॉर्डिंग मांग लेना और रिवाइज कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ये हमारी शीट नंबर 4 है, इसमें 3 मेन टॉपिक है। पहला टॉर्क ऑन द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, और तीसरे नंबर पर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। टॉर्क ऑन द डाइपोल और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल के वीडियो मैं पहले ही आपके पास भेज चुका हूं। उसे 2 बार 3 बार 4 बार देख लो। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, क्योंकि कल इस शीट के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे तीनों पर। मैं ये मान के चलूंगा आपने वो भी पढ़ लिया। चलिए तो बेटा, ऐसा है, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ पढ़ाना है तो पहले कुछ चीजें आपको 11th की रिवाइज कराऊंगा 5 से 7 मिनट। कई बार क्या होता है, हम टीचर कहते हैं ये तो बच्चों को पता ही होगा, और सपोज 11th में थोड़ा बहुत आप केयरलेस रहे या हो जाता है यार, कई बार नहीं ध्यान रहता, तो 12th का टॉपिक साथ में बोनस में उड़ गया। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा 11th का जरूर बताऊंगा इस टॉपिक में, नहीं तो आगे समझ में नहीं हो सकता है ना आए। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पहले वो पॉइंट जिसके बगैर कूलम्स लॉ नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1 बेटा, पॉइंट नंबर 1 हमारा है कि सपोज यदि बाई चांस फोकस आउट हो तो बोल के बता देना, मैं उसे सेट कर दूंगा। मैं कैमरे की दूसरी साइड हूं, आप दूसरी साइड है, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग अभी। मेरे बेटा, यदि कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ध्यान से सुनना, इसकी डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर हो तो वो होगा ए कैप। इसकी डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो तो 2a कैप। इसकी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाए तो एफ ए कैप। मतलब कहने का साफ है, जो भी ए वेक्टर की डायरेक्शन में है उसमें ए कैप लगेगा। पहला पॉइंट ये है कि जो भी ए वेक्टर है। अब जैसे सपोज सिर्फ ए वेक्टर क्यों, ये है बेटा आर वेक्टर, ये है बी वेक्टर। आपने इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो कहलाएगा एफ आर कैप, और इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वो कहलाएगा एफ बी कैप। सीधी सी बात है, एफ है फोर्स और आर कैप मुझे बताता है कि इट इज पैरेलल टू आर वेक्टर। जो ये कैप है ये सिर्फ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तुम जानते हो ना, वेक्टर में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये एफ मुझे क्या बता रहा है कि फोर्स एफ है, और बी कैप बता रहा है कि इट इज पैरेलल टू बी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर के पैरेलल है उसमें बी कैप, आर वेक्टर के पैरेलल है आर कैप, ए वेक्टर के पैरेलल है तो ई कैप। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट नंबर 2, मेरे बेटा सिर्फ उतना बता रहा हूं वेक्टर जितना इसके लिए जरूरी है, पूरा डिटेल में नहीं 11th करवा रहे। मान लो बेटा हमारे पास, ये आप समझ गए, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या अंतर है। जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं वो पोजीशन वेक्टर्स कहलाते हैं, जैसे r1 वेक्टर और r2 वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं बिकॉज दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। जो ओरिजिन से ना स्टार्ट हो, एक पॉइंट यहां से यहां ले गया मैं, एक वेक्टर यहां से यहां बना दिया, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 2 पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस होता है। द पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ 2 पोजीशन वेक्टर्स। ये कितना होता है
तो जवाब है ये होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसका हेड किस पर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड किस पर है? R2 पर, और टेल किस पर है? R1 पर। तो हेड माइनस टेल याद रखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एक पहले रफ में फिगर और बना करके इसे क्लियर कर दूं। ये हमारा है बेटा ए वेक्टर, ये हमारा है बी वेक्टर। मैं पूछूं ये वेक्टर कौन सा है, तो जवाब है हेड किस पर है इसका? ए पर। टेल किस पर है इस वेक्टर की? बी पर। तो हेड माइनस टेल यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो अब भी ये रहेगा तो डिफरेंस, लेकिन अब इस वेक्टर का हेड किस पर है बेटा? हेड है बी वेक्टर पर। टेल किस पर है? ए वेक्टर पर। तो ये बन जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बात भी आप याद रखिएगा क्या कि मेरे ये इस तरह से चलते हैं। पहली बात, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है उसमें ए कैप, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन में है वो बी कैप। जो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है। अच्छा, तीसरा पॉइंट, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, जैसे ये आर वेक्टर है, हम इसके मैग्नीट्यूड को कहा करते हैं आर, यानी कि यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड। लेकिन सही तरीका है इसे लिखने का मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब बेटा सही क्या गलत क्या, सारी बुक्स ऐसे ही लिख रही है, सिर्फ आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आर कहते थे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए। लेकिन रियल यही है, रियल है कि आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ऐसे लिखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। और क्या जरूरत पड़ेगी? वेक्टर रख देंगे मैग्नीट्यूड। अब हम पहुंचते हैं बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की तरफ। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इनमें से कोई पॉइंट में डिफरेंस हो? अच्छा, एक और जरूरत तो नहीं पड़ रही भाई, वहां आएगा ये आएगा मैग्नीट्यूड नहीं, और कोई जरूरत पड़ेगी तो बीच में बता दूंगा। वेक्टर की इतनी नॉलेज काफी है। देखिए बेटा, यहां पर एक स्पेस में दो चार्ज रखे हुए हैं। पहला चार्ज है Q1 जो रखा है पोजीशन R1 वेक्टर पर। कुछ बुक्स में ये RA वेक्टर होगा, कुछ में A वेक्टर होगा। उससे तो भाई इतने दिन से आप पढ़ रहे हो मेरे पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये Q2 है। सारे डेरिवेशन पॉजिटिव चार्ज के लिए करेंगे। वेक्टर फॉर्म लगभग 2 दिन चलेगा, अभी ये कल भी कंटिन्यू रहेगा हमारा। तो ध्यान से सुनिए, आज का उड़ गया तो कल भी उड़ेगा। ये मेरे बेटा दो चार्ज हैं, और ऑब्वियसली डेरिवेशन के समय पॉजिटिव चार्ज लूंगा, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। एक रखा है R1 पोजीशन पर, एक R2 वेक्टर पोजीशन पर। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। फोर्स तो हम जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये तो पुराना फॉर्मूला है। ये भी फोर्स इतना ही मैग्नीट्यूड है, ये भी इतना ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है। और यदि बेटा दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर के लिहाज से ये अलग अलग आंसर आएंगे। इन दोनों का सेम आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, इन फोर्सेस को भी हम नाम रख देते हैं। ये कहलाएगा F12 वेक्टर और ये कहलाएगा F21 वेक्टर। F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 ऑफर्ड बाय Q2। ये कहलाएगा F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का मतलब है फोर्स ऑन Q2, जिस पर फोर्स लगा वो पहले, फोर्स ऑन Q2 ऑफर्ड बाय Q1। अच्छा, अंदर दो वेक्टर बना लेते हैं, एक वेक्टर यहां और एक वेक्टर यहां। दोनों की लेंथ तो सेम ही है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये कहलाएगा R12 वेक्टर, यानी वो डिस्प्लेसमेंट जो 1 से 2 की तरफ गया। ये कहलाएगा बेटा R21 वेक्टर, जो 2 से 1 की तरफ गया। दोनों की लंबाई, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। कोई पूछे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, तो जवाब है दोनों का मैग्नीट्यूड है चार्जेस की डिस्टेंस। और चार्जेस की डिस्टेंस को तो हम R कहा करते हैं, तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड R है। यदि मैं कहूं R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी R। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की लंबाई चार्जेस के गैप के बराबर है।
और चार्जेस का गैप आपने r लिया है, तो r12 का भी मैग्नीट्यूड r, r21 का भी मैग्नीट्यूड r। अब मैं बेटा एक एक करके दोनों फोर्स निकालूंगा। सबसे पहले F12 वेक्टर, इसका मुझे दो चीज लिखनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है इसका F और डायरेक्शन है ये R12 वेक्टर के पैरेलल या R21 वेक्टर के। तो जवाब है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है ये वाला वेक्टर R21 वेक्टर के पैरेलल है, तो R21 कैप लगा दो। क्या बोला था मैंने आप लोगों को, यदि कोई A वेक्टर के पैरेलल है तो A कैप लगा दो, B वेक्टर के पैरेलल है B कैप लगा दो, तो ये R12 वेक्टर के पैरेलल है तो R21 कैप लगा दो। अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया। यदि मैं ये कैप ना लगाऊं तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है जो ऊपर लिखा हुआ है, और R21 कैप लगा दूं तो अब ये वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। अब फोर्स कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो पहले मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब क्या लिखना है बेटा, डायरेक्शन R21 कैप। बेटा R21 कैप होता है R21 वेक्टर अपॉन R। किसी भी वेक्टर को, ये क्लास 11 में पढ़ा होगा, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिलता है। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, A कैप इज इक्वल टू A वेक्टर अपॉन A, B कैप इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन B। तो कोई भी वेक्टर होता है उसके, सॉरी कोई भी यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिलता है। तो R21 कैप होगा R21 वेक्टर अपॉन R, यानी कि ऊपर तो वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही R लिया है, तो ये R। अगली लाइन में ये R और R स्क्वायर मिलकर के हो जाएंगे R क्यूब। यहां ये क्वेश्चन आता है, क्या ये इधर का R स्क्वायर और इधर का R एक ही थे? पहले बताइए, इधर जो R स्क्वायर था उसमें R क्या थी, चार्जेस की डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहाँ जो R था वो थी R21 वेक्टर की लेंथ। R21 वेक्टर की लेंथ भी तो उन चार्जेस की डिस्टेंस के बराबर है। भाई ये भी तो देखना है दोनों R है भी एक या नहीं। तो ये सेम है, यानी कि बेटा दोनों R एक ही है, और यदि दोनों R एक ही है तो साफ सीधी सी बात है, आप क्यूब कर सकते हो। अब बेटा अगले पॉइंट पर F12 वेक्टर 1/4 क्या बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, कुछ कह रहा है कोई? नहीं, आवाज सबको आ रही है भाई? हाँ जी बालको। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो मेरे बेटा ये आ गया। अब इसमें देखो मैं सारी चीज दोबारा लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर। तुम देखो मैंने एक चीज नहीं लिखी, R क्यूब नहीं लिखा। R क्या है, R है बेटा R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे लिखूंगा, मैंने पहले भी बताया था R, यदि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो हमें ये दो लाइनें बना करके ऐसे लिखना चाहिए। बात एक ही है, लेकिन ट्रेंड इसका चला आ रहा था, लेकिन वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखना पड़ेगा, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगला स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। कई बच्चे कहते हैं ये R12 मत लिखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है R21, तो नीचे भी R21 लिख दो। कई बच्चे कहते हैं सर फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बता, R12 की भी लेंथ R है, R21 की भी लेंथ R है, तो मैं R की जगह R21 का मैग्नीट्यूड लिख दूं या R की जगह R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूं, गलत नहीं होता। तो फिर कहेंगे तो फिर आपने 21 क्यों किया? ऊपर नीचे सिमिलरिटी बनाने के लिए। मेरा और कोई लॉजिक नहीं था, सिमिलरिटी बनानी थी इसलिए लिख दिया। यदि आप R12 लिखते हो, कोई माइकलाल आधा नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही है। तो फिलहाल मैं R21 लिख रहा हूं। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर इससे इसे काट दें, तो जवाब है ना बेटा ना, ये वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। वेक्टर अलग चीज है और मैग्नीट्यूड अलग चीज है, वेक्टर से मैग्नीट्यूड को नहीं काटा जा सकता। अब आखिरी बात, R21 वेक्टर
R21 वेक्टर का हेड किस पर है? बड़े ध्यान से देखिए, अभी पक्का करा दूंगा, हो सकता है पहली बार में 2-4% ना समझ में आए, कई चीजें करानी है। R21 वेक्टर का हेड किस पर है? R1 पर, और टेल किस पर है? R2 पर। तो मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस होता है, हेड माइनस टेल। तो क्योंकि इसका हेड R1 पर है और टेल R2 पर, तो इसे हेड माइनस टेल यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यही है पहला फॉर्मूला। F12 वेक्टर मेरे सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट, ऊपर भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और नीचे भी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आ गया F12 वेक्टर। अब बजाय इसको रिवाइज करने के मैं F21 वेक्टर निकलवा देता हूं। मैंने कहा ना वेक्टर के हिसाब से दोनों अलग अलग है, तो मैं F21 वेक्टर निकलवाऊंगा तो इसका रिवीजन खुद हो जाएगा। हाँ जी, देखिए बेटा, अब आपको निकालना है F21 वेक्टर, यानी कि ये वाला। तो मैं लिखूंगा इसे FR12 कैप, क्योंकि मेरे बेटा F21 का मैग्नीट्यूड है F और डायरेक्शन है R12 के पैरेलल। आप देख सकते हो ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के पैरेलल है और ये वेक्टर R12 वेक्टर है, और जो R12 वेक्टर के पैरेलल है उसमें लगेगा R12 कैप। अब फोर्स क्या लिखूंगा? फोर्स लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। भाई फोर्स तो जितना इस पर लग रहा है उतना इस पर लग रहा है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का एक ही है। R12 कैप को लिखूंगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R, क्योंकि वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। R12 वेक्टर अपॉन नीचे क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। कई बच्चे कहेंगे पिछली बार आपने R21 वेक्टर अपॉन R लिखा था, अब की बार R12 अपॉन R लिखा। अरे भैया R12 का भी मैग्नीट्यूड R था और R21 का भी मैग्नीट्यूड R था, तो जब आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो दोनों बार R से डिवाइड करोगे, और जब R से डिवाइड करोगे तो ये R और R स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के बेटा R क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R क्यूब। लॉजिक वही है जो पहले बताया था कि चार्जेस की सेपरेशन और वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये बनने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर। ये कौन सा निकल रहा है? F21 वेक्टर। F21 वेक्टर। अब नीचे मैंने एक चीज नहीं लिखी, R क्यूब नहीं लिखा। R क्या है? R है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? R12 वेक्टर का। फिर वही पुरानी बात, यदि मैं R21 लिख दूं तो कोई दिक्कत? तो जवाब है मैग्नीट्यूड तो भैया R12 का भी और R21 का भी मेरे लाल एक ही है, और यदि दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिमिलरिटी खराब हो जाएगी, फॉर्मूला सुंदर सा ना लगता। तो R12 ले लेना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। अब हेड और टेल। R12 वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका हेड है R2 पर, ये हेड जो है R2 वेक्टर पर है, और इसका टेल R1 वेक्टर पर है। यदि हेड R2 पर टेल R1 पर, तो हेड माइनस टेल R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ गया हमारा F21 वेक्टर। दोनों निकल गए, F12 भी और F21 भी। तुम्हें मालूम है F12 और F21 दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के हैं। यदि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के हो तो वन इज द नेगेटिव ऑफ अदर। तो F21 वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस ऑफ F12 वेक्टर। लैंग्वेज में लिखे ना, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वन इज नेगेटिव ऑफ अदर। तो ये हमारा तब का डेरिवेशन है जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं,
पता है इसमें हमें कई सारे काम करने हैं। पहले मैं पॉजिटिव चार्जेस से डिराइव कराऊंगा, फिर एक प्लस और एक माइनस से डिराइव कराऊंगा जिससे पक्का हो जाए, फिर इनका न्यूमेरिकल्स में यूज कल को सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म बताया जाएगा, सब प्रैक्टिस हो जाएगी। बस अब धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। अगला, यदि बेटा एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस हो तब क्या करना है? देख बेटा, मान लीजिए बेटा, अब अगला, इस बार ना यदि आपसे कुछ पूछूं तो बताने की कोशिश जरूर करना। सपोज एक है चार्ज प्लस Q1 जो रखा है R1 वेक्टर पोजीशन पर, दूसरा चार्ज है माइनस Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। पहले की तरह से ये R12 वेक्टर है जो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, और ये R21 वेक्टर है जो 2 से 1 की तरफ जा रहा है। तो मैंने ये R12 और R21 दिखा दिए। अब क्या दिखाना है? फोर्स। दोनों, अभी तो मैंने डिस्टेंस दिखाई है, प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द फोर्स F12 और F21 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। आपसे कोई पूछने लगे ये F12 क्यों कहा? क्योंकि ये Q1 पे लगने वाला फोर्स है, तो F1 और Q2 में लगाया है तो F12। पहले वो लिखो जिस पर फोर्स लगा और बाद में वो लिखो जिसने फोर्स लगाया। ये 1 पर लगा है, 2 ने लगाया है, तो 1 2, और इसी तरह से 2 1। अब F12 वेक्टर F R कैप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जरा मुझे बताओ बेटा, F12 वेक्टर किसके पैरेलल दिखाई दे रहा है? R12 के या R21 वेक्टर के? तो अभी बोलो मत, माइक खोल करके, वो जब जरूरत होगी मैं पूछूंगा। F12 R12 वेक्टर के पैरेलल है आपकी बात। पिछली बार नहीं था, यदि आप पूरी वीडियो बाद में रिवाइज करोगे तो पिछली बार नहीं था पैरेलल। F12 R12 वेक्टर के पैरेलल है। तो R12 कैप, मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, पुराना सदाबहार फॉर्मूला, जहां R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। R12 कैप R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ये हो गया। अगला स्टेप, मैं जरा इतने मार्कर में इंक डाल रहा हूं, सोचो आप। अगला स्टेप चल रहा है। तो ये बेटा हमारे पास आ गया अगला स्टेप, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये R और R स्क्वायर मिलकर के तो R क्यूब हो गए, Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर। अब नीचे R नहीं लिखना, R की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर लिखना, सिमिलरिटी बनाने के लिए। होल क्यूब सिमिलरिटी बनानी है ना, तो ये होल क्यूब करने के समय R12 लिखना। अब इसके अगला स्टेप क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। R12 वेक्टर की वैल्यू हेड माइनस टेल से, R12 वेक्टर का हेड है R2 पर, R12 का टेल है R1 पर, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही आपका आंसर है F12 वेक्टर का। अब आता है F21 वेक्टर, शॉर्टकट मारूंगा, सारे एक से ही चल रहे हैं। F21 वेक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड शॉर्टकट है अभी, इनटू डायरेक्शन। F21 वेक्टर पैरेलल है R21 वेक्टर के। अब की बार ये पैरेलल है R21 वेक्टर के, तो ये कैप लगेगा, R21 कैप। अगले स्टेप में R21 कैप बन जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R, अपॉन का R स्क्वायर से मिलकर बनेगा R क्यूब। R की जगह लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, और फिर लास्ट स्टेप में आ जाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट।
अब R21 वेक्टर का हेड किस पर है? R1 पर। टेल किस पर है? R2 पर। तो हेड R1 पर, टेल R2 पर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे भी हेड माइनस टेल, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। काट मत देना, ऊपर ब्रैकेट है, नीचे मैग्नीट्यूड है, यानी ऊपर वेक्टर है, नीचे मैग्नीट्यूड है, कटेंगे नहीं। डिनोमिनेटर में वैसे भी वेक्टर नहीं आ सकता। तो ये कूलम्स लॉ में मैंने दो केस करा दिए हैं, यदि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो तब, और यदि एक प्लस और एक माइनस चार्ज हो तब। अब दोनों माइनस चार्ज हो तो उसे खुद ट्राई करके आप देखोगे और मेरे पास नोट्स बना के भेजोगे। अब दो में से ऐसा है ना, वो भी मैंने करा दिया तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। आप खुद डेरिवेशन करते समय इसे -Q1 और इसे -Q2 लेना, शीट पर डिराइव करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। सुबह करना, अभी जरा मैं टेस्ट कॉपीज में लगा हुआ हूँ 11 वालों की भी, तो कल सुबह तक मुझे भेज दो, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपने करके देखा। कंपल्शन आज नहीं कर रहा, कंपल्शन जिस दिन करना होता है मैं खुद बता देता हूँ, जिसके बगैर आगे पढ़ाई नहीं होती। बस भेजोगे, मजा आएगा कि हाँ भाई बच्चे सीरियसली कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? मेरे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, क्या दुनिया की हर वो क्वांटिटी जो वेक्टर है उसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मान लीजिए बेटा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। पहले मैं फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q। मैं आपको नोट्स से भी ज्यादा पढ़ा रहा हूं, इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स से ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपका कंसेप्ट बाकी सब बच्चों से बहुत आगे रखने से। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म नोट्स में नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, ये मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा बताता रहता हूं, जिसमें मेहनत नहीं लगती। कंपटीशन देनी है आपको, अभी मुझे लगेंगे हार्डली 5 से 7 मिनट और आपके डबल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये चार्ज है प्लस Q, जो अब मैं R1 R2 से बाहर आ रहा हूं, ये रखा हुआ है पोजीशन वेक्टर A पर। अब मैं ये दिखवाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं हर बार R1 और R2 ही लेना है। मुझसे कहा कि यहां फील्ड बताओ जिसका पोजीशन वेक्टर है B। एक चार्ज है और एक पॉइंट है, चार्ज ने पॉइंट पर फील्ड बनाया, चार्ज ने पॉइंट पर अपने से अवे फील्ड बनाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे अवे होता है। बीच में एक वेक्टर है R वेक्टर। कई बच्चे कहेंगे इस बार दो वेक्टर क्यों नहीं बनाए, R12 और R21। देख बेटा, जब आप फोर्स निकाल रहे थे तो फोर्स इस पर भी लग रहा था और इस पर भी लग रहा था। एक फोर्स इस डायरेक्शन में था, एक फोर्स इधर की डायरेक्शन में था, तो मुझे बीच में दो वेक्टर चूज करने पड़े जो फोर्सेस की डायरेक्शन में है। अब मेरे बेटा, जब मेरे पास एक ही फील्ड है तो मुझे एक ही वेक्टर बनाना है, बस जो फील्ड के पैरेलल है। पिछली बार क्या था, दो फोर्स थे तो बीच में दो वेक्टर बनाने पड़े। अब की बार एक ही फील्ड भी तो फोर्स का दूसरा नाम है, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स फील्ड है। तो ये एक ही फोर्स है, मतलब एक ही फील्ड है, तो एक ही वेक्टर बनाना जो फील्ड के पैरेलल। अब ये फील्ड कितना है वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड E और डायरेक्शन R कैप। कई बार कहेंगे बच्चे R12 नहीं लिखा, पहले बताया E वेक्टर R12 के पैरेलल है या R21 के या R वेक्टर के। तो जब मैंने 12 और 21 खुद ही नहीं लिए, वो तो रटने वाले बच्चों के लिए होता है, मैंने ही नहीं लिए 12 और 21, मैंने R लिया है तो बस R के पैरेलल है तो R कैप, A वेक्टर के पैरेलल है तो A कैप, B वेक्टर के पैरेलल है B कैप, R वेक्टर के पैरेलल है तो R कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और R कैप होता है R वेक्टर अपॉन R। कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर। फील्ड के फॉर्मूले में R किसे कहते हो, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस को, और चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी R वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यही है। कोई पुरानी वाली बात, मुझे यहाँ R क्यूब लिखने का मन कर दिया, लिख दिया R क्यूब। यदि आपने R क्यूब लिख दिया तो अगला स्टेप आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और यहाँ आर वेक्टर, उसमें और इसमें अंतर क्या है, आर की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आ गया। और आखिरी स्टेप क्या होता है बेटा, हेड और टेल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। आर वेक्टर का हेड किस पर है बेटा, आर वेक्टर का हेड है बी पर और टेल है ए पर, तो ये आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां भी आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही आपका आंसर है। बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। मैंने आपको इस तरह से सिखा दिया कि चाहे यहाँ R1 R2 हो, RA RB हो, A और B हो, P और Q हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, हेड माइनस टेल करना है लास्ट में, हेड और टेल का खेल है। अब एक और बता दो, फिर मैं बताता हूँ इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन करने का शॉर्टकट तरीका। भाई ये तो अभी डेरिवेशन कर रहे हो आप, इसमें का भी मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, माइनस क्यू का फील्ड आप निकाल के देखिएगा खुद। माइनस क्यू के फील्ड में हिंट दे देता हूं। पहली बात, जब निगेटिव चार्ज का फील्ड बनाओगे, हिंट दे रहा हूं, तो वो निगेटिव के टुवर्ड आएगा। दूसरा नंबर, बीच में दो वेक्टर नहीं बनाने हैं, यही फील्ड निकालना है, तो बस इसी के पैरेलल एक वेक्टर बनाना है, आर वेक्टर। आगे क्या करना है यदि वो भी मैंने बता दिया तो फिर तो आपने कर लिया। तो अभी तक मैंने होमवर्क में दो चीजें दी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यदि दोनों चार्ज निगेटिव हो तब, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म जब निगेटिव चार्ज फील्ड को प्रोड्यूस करें। अब आप इसका जरा शॉर्टकट मेथड समझिए। शॉर्टकट, भाई एक बात बताओ, ये तो अभी आप डेराइव कर रहे थे, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो क्या पहले आप इनको डिराइव करा करोगे? मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूं, जब आप 8, 9, 10 में थे तो पाइथागोरस प्रूव करी थी। अब जब भी न्यूमेरिकल आते हैं पाइथागोरस के, तो क्या पहले आप पाइथागोरस प्रूफ करके दिखाते हो? नहीं ना। उसी तरह से ये कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलों का प्रूफ था, लेकिन जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे तो ये प्रूफ नहीं करना, आखिरी फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आखिरी फॉर्मूला लगाने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। पहले एक बार मेरे से फॉर्मूले सुन लो। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यदि वेक्टर फॉर्म ना हो तो बस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, और जब वेक्टर फॉर्म हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर नहीं होता, नीचे मैग्नीट्यूड का होल क्यूब होता है और ऊपर ब्रैकेट। इसमें क्या रखते हैं, हेड माइनस टेल। अब वो हेड माइनस टेल में आपको जरा प्रैक्टिस वही करवानी है, हेड माइनस टेल डायरेक्ट याद कर लो। जब मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हो तो फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब वेक्टर से डील कर रहे हो तो R स्क्वायर नहीं है, नीचे है मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ऊपर है ब्रैकेट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये याद हो जाएगा। तो मेरे बेटा ये 2 आ गया। अब ये बताइए आपको, पहला चार्ज है 2 कूलम जो रखा हुआ है 1i कैप प्लस 1 j कैप पर। मुझसे कह रहे हैं दूसरा चार्ज है 3 कूलम, वो रखा हुआ है पोजीशन 4i कैप प्लस 5 j कैप पर। बड़े ध्यान से सुनना, जिंदगी में शायद कूलम्स लॉ का पहला न्यूमेरिकल कर रहे होंगे फोर्स निकालते समय। आपसे कह रहे हैं 3 कूलम पर लगने वाला फोर्स बताओ। तुम्हें पता है वेक्टर के हिसाब से जब दोनों रिपेल करेंगे तो इसका अलग आंसर आएगा, इसका अलग आंसर आएगा। क्यों अलग आएंगे बेटा? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो एग्जाम में अब की बार ये नहीं कहा करेंगे कि दोनों फोर्स बताओ, तुमसे कहेंगे कि 3 कूलम पे लगने वाला फोर्स बताओ या 2 कूलम पे लगने वाला फोर्स बताओ, कोई सा एक बोलेंगे। तो मैंने पूछा है 3 कूलम पे लगने वाला फोर्स बताओ। आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से तसल्ली से इत्मीनान से सुनो। इन दोनों के बीच में एक वेक्टर बनाओ जो मेरे फोर्स के पैरेलल हो। कई बार फिर वही आखिरी बार बोल रहा हूं, कई बच्चे कहेंगे दो नहीं बनाओगे। पहले बता, दोनों फोर्स निकालने हैं या एक निकालना है? एक निकालना है ना। एक फोर्स निकालना है तो बीच में एक वेक्टर बनाओ, दोनों तरफ के फोर्स निकालना है तो 2 बनाओ। और यदि एक फोर्स निकालना है तो बस एक वेक्टर बनाओ, वो भी ऐसा
जो इसके पैरेलल हो। समझ गए? अब इसके बाद बीच के सारे स्टेप उड़ा दो, सीधे न्यूमेरिकल शुरू। इसे कह देता हूं मैं ए वेक्टर, इसे कह देता हूं बी वेक्टर, इसे कह देता हूं आर वेक्टर। जरा गौर से सुन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तसल्ली से Q1 Q2 2 into 3 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू ब्रैकेट। तुम तो ये याद कर लो 1/4 पाई वेक्टर में करना है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू ब्रैकेट, बस ये याद रहेगा और कुछ नहीं। अब इनमें क्या आएगा, हेड माइनस टेल, जैसे प्रूफ करवाया था, प्रूफ नहीं करना। अब बच्चे कहेंगे हेड और टेल किसका, हमारा फोर्स जिसके पैरेलल है उसका हेड माइनस उसका टेल। मेरा फोर्स आर के पैरेलल है, उसका हेड है बी और टेल है ए, तो ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। दिमाग खोल के बैठो, बहुत बढ़िया टॉपिक है। हेड माइनस टेल, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब शॉर्टकट करता हूं जिससे मिटाना ना पड़े। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यानी 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 1i कैप माइनस 1j कैप, तो 4i कैप माइनस 1i कैप 3i कैप और 5j कैप माइनस 1j कैप 4j कैप। यही ऊपर और यही नीचे, क्योंकि दोनों में यही था। और ज्यादा समझदार बच्चे अभी भी पावर काट देंगे, अरे ऊपर ब्रैकेट है यानी पूरा वेक्टर, नीचे है मैग्नीट्यूड। अगला स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10⁹, Q1 into Q2 हो गया 6, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड बेटा 11th में आपने पढ़ा था कि 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड होता है √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल क्यूब। वैसे इतना तो याद हो गई, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का मैग्नीट्यूड होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड होगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो है ही नहीं। अब इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। यहां बच्चे कहते हैं सर आई और जे में छोड़ दे, अरे भैया वेक्टर क्वांटिटी तो आई और जे में छुटेगी, आई कैप और जे कैप के क्रम में जो आंसर आए वही छोड़ दो, इससे आगे मत सॉल्व करना, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आई कैप और जे कैप में तो आना ही था। इसमें तो सोचने की दो बात ही नहीं थी, दो राय नहीं है। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और करा देता हूं, अब ये भी हटा दे रहा हूं। जिस बच्चे ने इतना चैलेंज से कह रहा हूं ध्यान से शुरू से अब तक पढ़ लिया, कूलम्स लॉ कहीं भी लगा सकता है, बस उसे पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में अंतर क्या है। मैं एक फील्ड का बता देता हूं। एक चार्ज है 1 नैनो कूलम -1 नैनो कूलम, इसकी पोजीशन है 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। मुझसे कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, जिसकी पोजीशन है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 2k कैप। इसे R1 वेक्टर कह रहा हूं, इसे R2 वेक्टर कह रहा हूं, नो रेक्टिफिकेशन एट ऑल। अब आपको फील्ड बनाना है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड उसके टुवर्ड होगा, दोनों के बीच में बस एक ही वेक्टर बनाओ जो इसके लो। इतनी देर से मैं समझाने लग रहा हूं, शायद समझ गए होंगे। जब दो फोर्स निकालने होते हैं तो दोनों बनाते हैं, एक निकालना हो फोर्स को चाहे फील्ड तो एक बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर फॉर्म में तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है। यदि आपको वेक्टर में ना देना हो, वेक्टर में देना हो तो मैग्नीट्यूड का होल क्यूब ब्रैकेट,
ये कब तक प्रैक्टिस नहीं होगी यार, मैं भी देखता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, बोलो सर वीडियो पॉज हो रही है आपकी। वीडियो सर पॉज हो रही है। बेटा सबको, एक मिनट एक चीज देखता हूं बेटा, बाकी बच्चे बताओ समझ में आ रहा है? देखो वीडियो बाकी की भी पॉज हो रही है क्या? नहीं सर, दिख रही है। नो सर। बिल्कुल सही आ रहा है बेटा। नो आप ये सर। नेट बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके ठीक है? सर। ओके सर। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा मेरे ख्याल में अब यहां तक आ गया होगा। बताओ जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तब तो नीचे क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर, और जब वेक्टर में लिखते हैं तो आर स्क्वायर नहीं आता, नीचे आता है मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ऊपर आती है ब्रैकेट। उनके अंदर क्या याद रखना है, हेड और टेल, हेड माइनस टेल। अब ये बताओ मेरे फील्ड जो मुझे निकालना है वो इस आर के पैरेलल है, उस आर का हेड क्या है, R1, और उस आर का टेल क्या है, R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आए समझ में? अब इसके बाद बस मैथमेटिक्स रह गई। 1/4πε0 तो हो गया 9 × 10⁹। चार्ज की वैल्यू है -1 नैनो कूलम, लेकिन किसी भी वेक्टर में माइनस का साइन नहीं रखा जाता। माइनस का साइन नहीं रखना है तो 1 नैनो कूलम यानी 1 × 10⁻⁹ मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और ब्रैकेट। अब करना है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यानी दिस माइनस दिस, 1i कैप माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप, 1j कैप माइनस 3j कैप तो माइनस 2j कैप, 1k कैप माइनस 2k कैप माइनस 1k कैप। तभी तो मैं कह रहा था एग्जाम में पहले प्रूफ थोड़ी करोगे फॉर्मूले का, सीधे लगेगा ये फॉर्मूला। नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड में, वही हेड माइनस टेल, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 1k कैप। तीसरा नंबर, अब क्या करें, ये हो गया 10⁻⁹ तो कट गया यहां से 9 इंटू माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 1k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये आ गया का होल क्यूब। 4 4 8 1 9, अंडर रूट हो गया 3 का क्यूब हो गया 27 और 9 3 27 तो सीधे 1/3 माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 1k कैप। ब्रैकेट खोल दो चाहो तो, नहीं चाहो तो आंसर रेडी है। -2/3i कैप माइनस 2/3j कैप माइनस 1/3k कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर है वेक्टर फॉर्म में। जरा भी टिपिकल लग रहा हो तो मुझे बेधड़क बता देना, टिपिकल नहीं लगने का। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेक्टर फॉर्म में, कई बार बुक में मैग्नीट्यूड पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप सीधे इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हो -2/3 का स्क्वायर, माइनस लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर और 1/3 का स्क्वायर लगा दो माइनस, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो हट जाना है। सॉल्व करके जो आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम में, वही आपका आंसर होगा। ये हमारे देखो बेटा, हमने सबसे पहले कूलम लॉ प्रूफ किया 2 पॉजिटिव चार्जेस के लिए, फिर 1 प्लस और 1 माइनस चार्ज के लिए, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला प्लस चार्ज के लिए, फिर आपने न्यूमेरिकल में अप्लाई करने का तरीका देखा कि जब मैग्नीट्यूड होता है तो 1/4πε0 q1/r² या q/r², लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में होता है तो r² हटा देते हैं, ऊपर तो ब्रैकेट रख देते हैं, नीचे मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ब्रैकेट में भी और मैग्नीट्यूड में भी आता है हेड माइनस टेल। हेड माइनस टेल किसका आता है वो मैंने बता दिया। अब मैंने आपको दिए हुए हैं होमवर्क में 2 चीजें, और वो क्या है,
नंबर 1 दोनों निगेटिव चार्ज के लिए कूलम लॉ का प्रूफ करके मेरे पास भेजो। नंबर 2 मैंने आपको कहा है कि बेटा निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के मेरे पास भेजो। अच्छा, मैं अभी जरा सर्च कर रहा हूँ, मुझे यदि कोई कूलम लॉ से रिलेटेड अपनी पुरानी अच्छी वीडियो मिल गई 15-20 मिनट की, तो वो मैं आपके पास भेज दूंगा। बाकी नहीं तो कल को तो 4:15 बजे फिर वो 6:15 बजे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ, जितना आज कराना था वो हो चुका। ये वीडियो प्लीज बेटा दोबारा जरूर देख लेना यदि जरा भी डाउट हो। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।